बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलएलबी पार्ट थर्ड 3 साला प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो प्रैक्टिकल आपकी आगे लाइफ होगी उसके अंदर जो स्टूडेंट्स स्पेशली क्रिमिनल लॉ की तरफ प्रैक्टिस करना चाहेंगे उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपने सेल फोन्स वगैरह वाइब्रेट मोड पे लगा दें, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो रिकॉर्डिंग के दौरान ना पूछें। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा। और तवज्जो से सुनिएगा लेक्चर। और यूट्यूब के स्टूडेंट्स आप लोग भी तवज्जो से सुने। जिसको ये लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो बार बार रिपीट करके घुमा के लेक्चर को सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो। क्योंकि जो बेल का टॉपिक है ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सीआरपीसी। आज हम बेल को जो है वो देखेंगे ना सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसको कि सीआरपीसी क्या कहती है और किस तरीके से हमने ढूंढना होता है कि किस ऑफेंस में बेल कौन सी करवानी है, कब हो सकती है कब नहीं हो सकती, बेल की काइंड्स क्या हैं, मीनिंग क्या होता है। तमाम बातें जो बेल से रिलेटेड हैं वो हमने आज डिस्कस करनी। तो जनाब बेल बेसिकली क्या है, हम इसका अगर मीनिंग देखें उर्दू में तो इसका मतलब है जी जमानत। ठीक है जी, जमानत पर रिहा कर दिया। अब वो जमानत होती क्या है बेसिकली? जमानत ये है कि जनाब एक शख्स है जो कि किसी अथॉरिटी की कस्टडी में है, जिसको हम आम जुबान में यूं कहते हैं कि जी गिरफ्तार हो गया जी बंदा, अब जी वो थाने में है जी या वो जेल में है, तो उसको वहाँ से रिहा करवाना इस शर्त पर कि जनाब उसकी रिहाई के बदले में कोई शख्स अपनी शख्सी ज़मानत देगा, गारंटी देगा श्योरिटी के तौर पर। साथ में जो आप ज़मानती मचलके जमा करवाते हैं यानी कि श्योरिटी बॉन्ड्स, वो भी अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट देकर कोई भी शख्स जो अपना फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है उसको दोबारा हासिल कर सकता है या यूँ कह लें कि क्लेम कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि जर्नली आमतौर पर जो बेल ग्रांट की जाती है वो एक इंटरिम ऑर्डर होता है कोर्ट का, यानी कि इसको किसी भी वक्त विदड्रॉ किया जा सकता है। अदालत किसी भी स्टेज पर बेल को कैंसिल कर सकती है जर्नली। मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो बेल का मतलब होता है कि किसी शख्स को आज़ाद कर देना, सेट फ्री कर देना किसी ऐसे बंदे को जो कि अंडर अरेस्ट है। यानी कि एक शख्स जो कि गिरफ्तार हो चुका है उसको उस गिरफ्तारी से निकाल देना, यानी जो लॉफुल डिटेंशन है उस शख्स की उसको उस डिटेंशन से आज़ाद कर देने का नाम बेल है। तो बेल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये यूं कही जा सकती है कि रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लॉफुल कस्टडी इनटू द हैंड्स ऑफ अ श्योरिटी who undertake to produce him before as and when required। ठीक है कि किसी शख्स को किसी कानूनी कस्टडी में से निकाल कर उसको किसी जमानती के हाथ में देना। श्योरिटी यहाँ पे क्या मुराद है? कोई जमानती यानी कोई ऐसा बंदा जो उसकी जमानत दे रहा है। किस बात की जमानत दे रहा है? इस बात की जमानत दे रहा है कि जनाब अगर आप इस शख्स को जमानत पर रिहा कर देंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ कि ये शख्स भाग नहीं जाएगा यहाँ से, और ये शख्स जब जब मतलूब होगा, जब जब अदालत इसको तलब करेगी, मैं इसको लेकर पहुँच जाऊँगा, मैं इसकी हाजिरी की गारंटी देता हूँ। यानी इन अदर वर्ड्स किसी शख्स की अदालत में हाजिर होने की गारंटी उसको भी हम समझने की खातिर कह सकते हैं कि ये बेल है। रेलेवेंट प्रोविजंस देखें यहाँ पर तो वो हमारी सेक्शन 496, 497 और 498 सीआरपीसी जो है वो बेल के हवाले से बड़ा डिटेल्ड, ये बेसिकली चैप्टर 39 बनता है जी, नोट डाउन कर लें आप।
सीआरपीसी का चैप्टर 39 बनता है ये बेल के हवाले से, ठीक है। और इसके अंदर अब बात ये हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि जो बेल ग्रांट की जाती है, किसी शख्स को जो बेल दी जाती है, क्यों दी जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई बुनियादी प्रिंसिपल होगा, कोई मैक्सियम होगा, कोई कानून होगा, कोई लेजिस्लेचर का माइंडसेट होगा, जिसकी बुनियाद पर हम ये एक फैसिलिटी है या ये एक कंसेशन है, ये एक रियायत है जो हम एक बंदे को दे रहे हैं। अब वो उस बेसिस की अगर हम बात करें, उस प्रिंसिपल को देखें तो देखें, लॉ ये कहता है कि एवरीवन इज इनोसेंट इन द आई ऑफ लॉ अनटिल प्रूवन गिल्टी। हर शख्स कानून की नज़र में मासूम है जब तक कि उसको मुजरिम साबित ना कर दिया जाए, ठीक है। तो देखें, आप नोट भी करें इस चीज़ को कि एक लफ्ज़ मुल्जिम इस्तेमाल होता है जब तक कि सज़ा ना हो जाए उसको। जब उसको सज़ा हो जाती है, जब कन्विक्शन हो जाती है, तो उसके लिए फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो हम मुल्जिम नहीं इस्तेमाल करते बल्कि मुजरिम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो एक्यूज्ड से कन्विक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये भी पता चला कि कानून के नज़र में कोई भी शख्स जो है वो इनोसेंट है जब तक कि उसको हम गिल्टी प्रूफ ना कर दें। दूसरी बात ये है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि लिबर्टी ऑफ पर्सन, जो हमारी शख्सी बुनियादी आज़ादी है। देखें क्या कह रहा हूँ, शख्सी बुनियादी आज़ादी जो कि हमारे आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने हमें ग्रांट भी की है, इंश्योर भी की है, सिक्योर भी की है, ठीक है। ग्रांट भी की है, इंश्योर भी की है, सिक्योर भी की है। क्या कि जनाब आज़ादी घूमने फिरने की हर शख्स का ये बुनियादी हक है। किसी भी बंदे को बिला वजह या महज किसी शक की बुनियाद पर, जर्नल बात कर रहा हूँ, किसी शक की बुनियाद पर आप उसकी आज़ादी सलब नहीं कर सकते। देखें, एक मिसाल लेते हैं। एक शरीफ शहरी है, शरीफ आदमी है, उसको खाम खा किसी शख्स ने उसके खिलाफ झूठा पर्चा करवा दिया या किसी पर्चे में उसको खाम खा मुलवस कर दिया, नामजद कर दिया। अब उस शख्स के घर अगर पुलिस आ गई या उसको गिरफ्तार कर दिया, हथकड़ियाँ लगा दी, तो उसका तो करैक्टर जो है वो तो असैसिनेट हो गया ना। मुआशरे के अंदर उसका क्या मकाम रह जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद भी माशाल्लाह इज्जतदार घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस चीज़ को सोचें कि खुदा ना खास्ता आप में से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या इमेज रह जाएगा उस लोकेलिटी में, उस इलाके में, आपके ख़ानदान में, आपकी जो एक सोशल सर्कल है उधर क्या इमेज रहता है। इमेज तो ख़राब हो जाता है इंसान का। तो अब प्री अरेस्ट बेल यहाँ से निकलती है। कैसे कि अगर किसी शख्स को इस बात का खदशा हो कि मुझे किसी पर्चे में, किसी केस में बिला वजह मुलव्वस किया जाना है या किया जा चुका है, ठीक है। वैसे मैं किया जा चुका है को ज़्यादा फोकस करूँगा, तो मैं प्री अरेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव की नहीं करता यहाँ पर। तो उसके अंदर ये है कि प्री अरेस्ट बेल वो अपनी जाकर करवा लेता है कि जी मुझे आप गिरफ्तार ना करें हजूर, जब जब आप हुक्म फरमाएंगे मैं अदालत में हाजिर हो जाऊंगा, या मुझे जहां पर भी तलब किया जाएगा जिस भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। भी थाने वाले बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, कापरेट करूंगा, ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बेल के पीछे चल रहे हैं लेजिस्लेचर के माइंडसेट में, ठीक हो गया। पहली चीज़ ये कि इनोसेंट है, दूसरी चीज़ ये कि आप उसका फंडामेंटल राइट है, बिला वजह उस राइट उसको वो नहीं, हम डिटेन नहीं करते, उससे वो राइट नहीं लेते। अब जनाब बेल की अगर मैं काइंड्स की बात करूं तो 3 जर्नली काइंड्स हैं बेल की जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। एक तो होती है जी प्री अरेस्ट बेल, दूसरी होती है पोस्ट अरेस्ट,
और तीसरी होती है बेल आफ्टर कन्विक्शन। अब नाम से भी कुछ कुछ इशारा हमें मिल रहा है कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्री अरेस्ट बेल की। प्री अरेस्ट क्या मुराद है कि कबल अज गिरफ्तारी। प्री का मतलब होता है पहले और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। तो प्री अरेस्ट बेल का मतलब हुआ कि ऐसी जमानत जो कबल अज गिरफ्तारी हो, कि एक शख्स को अभी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो उसको जो बेल ग्रांट की जाती है उसको हम प्री अरेस्ट कहते हैं। ठीक है। और प्री अरेस्ट बेल जो है वो अदालत आमतौर पर उस वक्त ग्रांट करती है जिस वक्त उसको ये लग रहा होता है कि जो मुल्जिम है उसको खाम खा बिला वजह इस मुकदमे में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये शरीफ आदमी है या इसका इस केस से कोई लिंक बज़ाहिर प्राइमा फेशाई नहीं बन रहा। तो ऐसी सूरत में प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है और ये एक किस्म का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन होता है। ये एक खसूसी रियायत है जो कि मुल्जिम को दी जाती है। ठीक है जी। और इसका फिर वही बात दोबारा कहूँगा आपको कि ये उस शख्स की लिबर्टी और ऑनर को प्रोटेक्ट करने की खातिर दी जाती है। इस शख्स की जो इज्जत है, इस शख्स की जो आज़ादी है, उसको प्रोटेक्ट करता है ला। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है कि कुछ कंडीशंस हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर सिचुएशंस कह लें, कंडीशंस कह लें कि प्री अरेस्ट बेल को ग्रांट करते हुए ये चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जो प्री अरेस्ट बेल की पटिशन दायर करेगा, यानी जो पटिशनर होगा, एक्यूज्ड होगा, उसको इस चीज़ का खदशा हो कि उसको जनाब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, यानी इन अदर वर्ड्स कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर जो है वो उसको नामजद किया गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद जो है वो फिजिकली सरेंडर कर दे कोर्ट को। ठीक है, यानी खुद पेश हो जाए, इन पर्सन खुद जाके पहुंच जाए वहां पर। कैजूरे वाला देखें, मैं एक शरीफ शहरी हूँ, मेरा इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है या इस ऑफेंस से मेरा कोई वास्ता तल्लक नहीं है, मुझे खामखा फाल्सली इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ दूसरी पार्टी जो है वो अपना ग्रज निकालना चाह रही है या मेरे करैक्टर को असैसिनेट करना चाह रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो फिजिकली सरेंडर करता है प्री अरेस्ट की खातिर। ठीक है जी। और प्राइमा फेशाई तौर पर यह भी पता चलना होता है इसमें कि जो दूसरी पार्टी है उसका अल्टीरियर मोटिव है। ठीक है, उसकी मैलाफाइडी है अंदर। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आमतौर पर प्री अरेस्ट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। अब थोड़ा देखते हैं कि जी कि प्री अरेस्ट जो है वो स्पेसिफिकली हमारी सीआरपीसी के मुताबिक किस वक्त जो है वो ग्रांट की जाती है। पहली बात यह है कि जो पटिशनर हो अगर उसकी उम्र 16 साल से कम हो, यानी एक ऐसा शख्स है जिसकी एज 16 ईयर से लेस है और उसको किसी मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया गया तो उसकी प्री अरेस्ट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। या कोई जना फीमेल हो, कोई खातून आ गई है जिसको इन्वॉल्व कर दिया गया है किसी मुकदमे के अंदर, तो उसको भी दी जा सकती है। कोई बूढ़ा आदमी है, ज़ईफ़ है, 70 साल के बाबा जी हैं, 80 साल के हैं, ठीक है जी, या इवन 65 साल के भी हैं, ये तो अब डिपेंड करता है ना हर इंसान की हेल्थ पर, लेकिन कोई ओल्ड मैन है, मतलब आप कह सकते हैं जनरली, तो उसको भी जो है वो प्री अरेस्ट ग्रांट की जा सकती है। या कोई शख्स बीमार है, सिक है, अब इसका ये मतलब नहीं है बीमार जी मैंने बुखार हो गया जज साहब तो मैंने जड़ा ना बेल दे दो, इस तरीके से नहीं होगा। बीमारी कोई ऐसी होनी चाहिए कि उस शख्स का हॉस्पिटल में एडमिट रहना या अंडर द मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहना ज़रूरी हो। ठीक है, कुछ इस किस्म का मसला हो उसको, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी प्री अरेस्ट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। या जो पटिशनर है वो इनफर्म हो, कोई लूल्हा लंगड़ा माजूर इंसान हो, ठीक है, तो आमतौर पर उसको भी प्री अरेस्ट ग्रांट कर दी जाती है। या जो एविडेंस आई है अदालत में, क्योंकि देखें इस स्टेज के ऊपर ना सिर्फ टेंटेटिव असेसमेंट करनी है कोर्ट ने, डीपर एप्रिसिएशन में नहीं जाना। तो अगर एविडेंस इनसफिशिएंट है तो ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है प्री अरेस्ट के लिए। ठीक है, या कोई फर्दर इंक्वायरी का केस हो,
या जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में प्रैक्टिकली आती है कि जब पार्टीज़ के दरमियान जो पटिशनर है और जो एलिजिंग पार्टी उनके दरमियान कोई ज़ाती दुश्मनी मौजूद हो, तो फिर ऐसी सूरत में भी अदालत जो है वो कर देती है ग्रांट कि भाई पता चल रहा है कि इनकी ज़ाती दुश्मनी है, तो जाहिर है अब जिसकी दुश्मनी होगी किसी के साथ तो उसने तो उसको खामखा इन्वॉल्व करना ही करना है ना, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब कौन कौन से सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पर देखें। अभी हमने बात की कि किस वक्त प्री अरेस्ट ग्रांट कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिनके अंदर प्री अरेस्ट बेल ग्रांट नहीं की जाती। तो जनाब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जब एक्यूज्ड जो है यानी जो पटिशनर है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, मतलब आदी मुजरिम हो, ठीक है। एक शख्स है जो जिसकी आदत है एक जुर्म को करने की, वो चोरी करता है तो बार बार चोरियां करता है और उसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, कि जी ये शख्स चोर है, तो उसको ग्रांट नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर उसको ग्रांट हमने कर दी तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, फिर वो दोबारा जाके वही ऑफेंस करेगा वो पहले करता चला आ रहा है। तो ऐसी सूरत में उसको प्री अरेस्ट ग्रांट नहीं की जाती आमतौर पर। अच्छा, फिर कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन हो, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसको माजी में सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता कह लें जिसको आप, उसको भी प्री अरेस्ट ग्रांट नहीं की जाती। कोई ख़तरनाक क्रिमिनल हो, डेंजरस क्रिमिनल हो, ठीक है जी, कोई इस किस्म का उसने ऑफेंस कर दिया जो कि एक बड़ा ही ग्रीवियस ऑफेंस है अपनी नेचर में, तो उसको भी प्री अरेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी। या किसी ने कोई दहशत गर्दी का काम किया है, ठीक है, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म परफॉर्म कर दिया है, ठीक है, या जनाब इस चीज़ का खदशा है कि अगर इसको हमने बेल ग्रांट कर दी ये तो जनाब भाग जाएगा, रूपोश हो जाएगा, मुल्क छोड़ जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाती। अब बात करें पोस्ट अरेस्ट बेल की, तो पोस्ट अरेस्ट बेल जो है देखें नाम से जाहिर हो रहा है पोस्ट अरेस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, तो पोस्ट अरेस्ट का मतलब क्या निकला, बाद अज गिरफ्तारी। तो गिरफ्तार होने के बाद जो जमानत मिलती है उसको हम पोस्ट अरेस्ट बेल कहते हैं, ठीक है जी। ये मुलजिम को उस वक्त ग्रांट की जाती है जब वो गिरफ्तार हो चुका होता है। अब वो गिरफ्तारी जो है उसकी चाहे बेलेबल ऑफेंस में हो या नॉन बेलेबल में हो, ये अब अदालत की अपनी उसमें डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बेल के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि जनाब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑफेंस हमारा जो है वो बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस जो है वो हमारा नॉन बेलेबल है। तो जनाब आप लोग ऐसा करें, अपने अपने बेयर एक्ट्स के एंड पर शेड्यूल 2 खोल लें। सीआरपीसी के एंड पर आपके पास एक शेड्यूल मौजूद होंगे, उसमें शेड्यूल 2 ज़रा खोल लें। जी खुल गया, चलें। अच्छा, इसके अंदर आप देखें शेड्यूल 2 सबसे ऊपर क्या लिखा है, टेबुलर स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। इसके नीचे एक एक्सप्लेनेटरी नोट आपको नजर आएगा। नोट क्या कह रहा है कि एंट्रीज इन द सेकंड एंड 7th कॉलम ऑफ दिस शेड्यूल headed respectively offense and punishment under the Pakistan Penal Code are not intended as definitions of the offenses and punishments described in the several corresponding sections of the Pakistan Penal Code। वो ये बता रहा है बेसिकली हमें कि इस शेड्यूल के अंदर जिन ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है कॉलम नंबर हमारे पास ऑफेंस के कॉलम में, ठीक है, यानी कि कॉलम नंबर 2 में, और पनिशमेंट के कॉलम में यानी कि कॉलम नंबर 7 में, तो ये रेफरेंस दिया सिर्फ उसने पीपीसी के हवाले से, पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से, ठीक है। एग्जैक्ट वो कह रहा है कि उसकी डेफिनेशंस या एग्जैक्ट पनिशमेंट्स यहाँ पर बयान नहीं की गई, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर। अब देखिएगा ये हमारे पास जो शेड्यूल 2 है इसके अंदर ये पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 5 यानी अबेटमेंट से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए कॉलम नंबर 1 हमारे पास है सेक्शन, कॉलम नंबर 2 है ऑफेंस, 3 नंबर कॉलम में हमें क्या बता रहा है
कि वेदर द पुलिस में अरेस्ट विदाउट और विद वारंट, ठीक है जी, कि विदाउट वारंट और नॉट, कि बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती पुलिस। चौथे नंबर कॉलम में बता रहा है कि वेदर अ वारंट और समन्स शैल ऑर्डिनरी इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है जी, कि क्या जो है वो वारंट, इसको छोड़ें अभी, पांचवें में आए, सीधा देखें कि वेदर बेलेबल आर नॉट, पांचवा कॉलम देखें, दूसरा देखें, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पांचवा कॉलम देखें, छठा देखें, ठीक है, और सातवां देखें। अभी आप आठवें को भी छोड़ें, तीसरे को भी छोड़ें। पहला तो जाहिर है वो तो हम देखेंगे ही ना, क्योंकि वो तो हमें सेक्शन बताएगा। तो पांचवें नंबर का कॉलम हमें बता रहा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है, ठीक है, यानी काबिल जमानत है या नहीं है, ठीक है। और सातवां नंबर का कॉलम हमें क्या बताता है कि इस ऑफेंस के अगेंस्ट पीपीसी के अंदर जो है वो पनिशमेंट क्या है। अब आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा आप लोग आगे चलें और सेक्शन निकालें आप, अल मारूफ सेक्शन पीपीसी का 302 देखें। सेक्शन नंबर 302 हमें क्या बता रहा है? सेक्शन 302 है जी कत्ल अम्द, ठीक है। कत्ल अम्द की अब डेफिनेशन वही पीपीसी वाली। अच्छा, अब इसके अंदर हमें वो क्या बता रहा है कॉलम 4 के मुताबिक कि ये नॉट बेलेबल है, ठीक है। जर्नली ये इसका चैप्टर 16 बनता है जी पीपीसी का, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, कि ऐसे जुराइम जिनका जो असर है वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है, ठीक है, यानी लाइफ के हवाले से जो ऑफेंसेस हैं। तो कत्ल करने से जाहिर है दूसरे शख्स की लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ऑफेंस है, अब ये कॉलम नंबर हमें 5 बता रहा है कि ये बेलेबल नहीं है, ठीक है, बेलेबल नहीं है। सातवां कॉलम हमें बता रहा है इसकी सज़ा वही किसास है या डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या अप टू 25 ईयर्स, वो किसास ये हद और ताज़ीर वाले जो हमारे मामला हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये नॉट बेलेबल है। अच्छा, इसी तरीके से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलें जनाब, आप आ जाएं, शेड्यूल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप सेक्शन 319 में आए, कत्ल ख़ता। कत्ल ख़ता के बारे में कॉलम 5 में हमें बताया कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल ज़रा इसलिए कोट करें, एक तो आपको शेड्यूल की समझ आ जाए, दूसरा देखना आ जाए, तीसरा ये कि कुछ ज़रा एग्जाम्पल्स हमारी डिस्कस हो जाएंगी। अच्छा, 334 देखें जी सेक्शन, इतलाफ़ उज़्व। इतलाफ़ उज़्व यानी कि किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से को तलफ कर देना, काट देना, स्वीयर कर देना, एम्प्यूटेट कर देना, ठीक है जी, डिसमेंबर कर देना। तो उसके बारे में वो कह रहा है कि ये जो ऑफेंस है ये नॉट बेलेबल है, इसकी बेल नहीं होगी। अच्छा, अभी सिर्फ इसको यहीं तक रखें, बेलेबल और नॉन बेलेबल शेड्यूल के हवाले से भी फिर आगे डिस्कस करते हैं इसको मजीद। अच्छा, फिर आ जाएं जनाब 337 जी में आ जाएं, जरा इसको देख लें। हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कि कोई बंदा रैश ड्राइविंग करता जा रहा है और उसकी वजह से किसी दूसरे शख्स को कोई हर्ट पहुंच गई है, तो ये ऑफेंस क्या है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है जी। तो कॉलम 5 हमें बताता है कि ये बेलेबल है। इसी तरह इससे थोड़ा सा नीचे देखें, सेक्शन 337 जे, इसका कॉलम 5 हमें बता रहा है कि ये क्या है, ये हर्ट बाय पॉइजन है, कि किसी शख्स को जहर दे दिया। तो जहर दे देना ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉट बेलेबल है। तो ये क्या हुआ कि जो शेड्यूल 2 है सीआरपीसी का, वो हमें क्लियरली बता रहा है कि जी ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। इसमें अरेस्ट जो है वो वारंट के साथ हो सकता है या विदाउट वारंट भी हो सकता है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। इसका ट्रायल किस कोर्ट में चलता है, ये सारी बातें हमें शेड्यूल 2 ने बताई। अच्छा, वापस आते हैं अपने पोस्ट अरेस्ट की, हम बात कर रहे थे, तो ये जनाब पोस्ट अरेस्ट के हवाले से बातें हुई। अच्छा, अब बेल आफ्टर कन्विक्शन की अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 426 है सीआरपीसी का, ये हमें बेल आफ्टर कन्विक्शन के हवाले से बताता है कि सजा के बाद जमानत पर रिहाई। हाँ जी, अब कौन कौन सी सजाएं हैं
क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं कि अगर किसी शख्स को 3 साल से कम की सजा हुई है कैद की, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हुई है अप टू द पीरियड ऑफ 3 years, और उसने इस सजा के खिलाफ अपील की, ठीक है, और उसकी अपील जो है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 6 माह तक उस अपील का कोई फैसला नहीं हुआ, और इस डिले में उसका भी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। यानी एक बंदे को फर्ज करें जी 2 साल कैद की सजा हो गई, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 2 years। अब उसको ये सजा हुई, उसके बाद उसने इसके खिलाफ जो है वो अपील कर दी इस फैसले के खिलाफ। अब उसकी इस अपील को 6 महीने गुजर गए, अब जाहिर है वो सजा हो गई तो वो तो चला गया ना अंदर। अब 6 महीने गुजर गए अपील किए हुए, लेकिन अब तक अब की उसकी अपील का कोई फैसला नहीं हुआ, और ये डिले उस बंदे की यानी उस मुजरिम की जो है वो उसके बिहाफ पर नहीं किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उसको जो है वो कन्विक्शन के बाद भी बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अगर आप वर्ड्स एग्जैक्ट की बात करें तो वो हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि द कोर्ट शैल रिलीज, कोर्ट लाजमी तौर पर उस कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज करेगी जिसको सेंटेंस कर दिया गया। पहली सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब मैं दूसरी सिचुएशन की बात करता हूं कि अगर किसी शख्स को 3 साल से ज्यादा और 7 साल तक की सजा हुई है। पहली थी 3 साल से कम, ठीक है, यानी 3 साल तक। अब 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल तक, यानी 3 से 7 साल के दरमियान किसी को सजा हुई है और उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, और उसकी इस अपील का फैसला 1 साल हो गया जी, अभी तक नहीं हुआ, और उसके बिहाफ पर कोई मिस्टेक नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं, यानी वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई में हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा, तो इन दैट केस ही शैल बी ग्रांटेड बेल आफ्टर कन्विक्शन। नेक्स्ट एक और सिचुएशन है जी कि उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई है, ठीक है, या जनाब उसको ऐसी सजा हुई है जिसका टाइम पीरियड 7 साल से ज्यादा है, और उसने अपील कर दी इस फैसले के खिलाफ, और उसकी अपील 2 साल गुजर गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, अभी तक उस अपील पर फैसला नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब जनाब बात आती है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस की, कि बेल एबल जो ऑफेंसेस हैं उनके अंदर जो बेल ग्रांट की जाती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट की जाती है, ठीक है। जो फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनिएगा कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको सीआरपीसी शेड्यूल 2 से पता चलेगा। कॉलम कौन सा था जी, कॉलम 5 था, ठीक है। कॉलम 5 आपको बताएगा, सीआरपीसी शेड्यूल 2 कॉलम 5 बता रहा है कि अगर आपका कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि बेलेबल है तो उस ऑफेंस के अंदर आपको जो बेल ग्रांट की जाएगी वो एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाएगी। इट मीन्स कि वो आपका हक है कि वो बेल आपको ग्रांट की जाए, ठीक है जी। और इसके लिए कोई जो है ना अलग से बेल की एप्लीकेशन भी देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात ये आती है कि जब कोई ऐसा शख्स जिसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जाए और उसने कोई ऐसा जुर्म किया है या कोई उस पर इल्ज़ाम है ऐसे जुर्म का जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको बगैर वारंट के अगर गिरफ्तार कर दिया गया है, या जनाब वो पुलिस कस्टडी के अंदर है, या वो खुद कोर्ट में अपीयर हो जाता है, या उसको घसीट घसाट के फोर्सेबली कोर्ट के सामने जो है वो लेके आया जाता है, तो उसको भी बेल दी जा सकती है, ठीक है। अभी जो पीछे बात हुई वो बेलेबल ऑफेंसेस की थी, उसके अंदर ये था कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाएगी, लेकिन अब जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उसके ये वाले मामलात जिनमें किसी शख्स को ऐसे ऑफेंसेस में जो कि नॉन बेलेबल हैं उनके अलावा, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अलावा क्या बचते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस,
उसमें उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर लिया, या पुलिस कस्टडी में पहले से मौजूद है जनाब वो, ठीक है, या वो खुद अदालत के सामने पेश हो जाता है, या उसको अदालत के सामने फोर्सेबली लेके आ जाते हैं, तो उसको भी बेल ग्रांट की जा सकती है। अब आगे बात आती है कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अभी तो हमने बात की बेलेबल ऑफेंसेस की, वो हमें शेड्यूल 2 ने बताना है, कॉलम 5 ने बताना है। अब बात करते हैं कि वो ऑफेंसेस जो कि बेलेबल नहीं है, उनमें बेल कैसे होगी। तो इसके बारे में हमें लॉ ये बताता है कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पर किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का इल्ज़ाम हो, उसको भी बेल पर रिहा किया जा सकता है। पहली पॉइंट की बात यह है कि मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। कौन कौन सी कंडीशन है? इफ पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसको अरेस्ट किया है किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने बगैर वारंट के, इशूड बाय लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि अगर बगैर वारंट के किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में था गिरफ्तार, तो फिर ऐसी सूरत में अगर अदालत समझती है या अदालत चाहे, डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, उसको भी बेल ग्रांट कर सकती है। या वो शख्स नॉन बेलेबल ऑफेंस कर चुका है, ठीक है, लेकिन या उस पर इल्ज़ाम है, लेकिन वो अदालत के सामने खुद ही पेश हो जाता है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी अदालत चाहे तो उसकी बेल ले सकती है, ठीक है जी। अब लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं कि जिसमें किसी शख्स को बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। क्या पहली चीज़ ये है कि ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल विद डेथ हो, यानी किसी ने कत्ल कर दिया, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसको मे नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, यानी यहाँ पर फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। लेकिन देखें सफिशेंट ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, सफिशेंट ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, या कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी, ठीक है, पर्सन मे नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। अच्छा जी, तो ये कुछ बातें थी जो हमने बेल के हवाले से डिस्कस की, ठीक है जी। तो एंड पे इसको सम अप करते हैं, ठीक है, एंड पे सम अप इसको बड़ा सिंपल सा मैं करता हूँ जी। बेल क्या है? बेल बेसिकली ज़मानत है, ज़मानत पर रिहाई है, और ज़मानत कौन देता है? श्योरिटी देता है। किस बात की देता है कि जनाब मैं एक एज अ पर्सन गारंटी देता हूँ इस बात की हजूर वाला कि आप इस मुलजिम को रिहा कर दें, तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जब जब ये तलब किया जाएगा मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा बिफोर दी अथॉरिटी या बिफोर द कोर्ट, यानी मैं इसको भागने नहीं दूंगा। एक दूसरी चीज़ है ज़मानती मचल के, लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के, जितने भी कोर्ट समझती है, अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट है जी। श्योरिटी 1 हो 2 हो वो अदालत की अपनी सेटिस्फैक्शन है। तो जर्नली जो रूटीन में प्रैक्टिस है वो ये है कि 1 श्योरिटी और 1 लाख रुपए के या 1.5 लाख रुपए के मचल के, ठीक है, 2 लाख के भी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आमतौर पर जाते, लेकिन ये जस्ट एक बात है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। सो क्या होता है कि एक शख्स है जिस पर इल्ज़ाम है किसी भी ऑफेंस का, तो अब वो उसको लगता है कि या तो मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा या वो गिरफ़्तार हो चुका है, तो फिर कोई श्योरिटी जो है वो आता है, वो उसकी ज़मानत देता है, ये ज़मानती में चल के जमा करवाता है और अदालत उसको रिहा कर देती है। बेल आफ्टर कन्विक्शन को भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है जी। तो ये तमाम बातें जो हैं वो बेल के हवाले से थी। तो बेल इसीलिए दी जाती है, फंडामेंटल राइट है हर इंसान का कि वो उसको बिला वजह डिटेन ना किया जाए, और लॉ की नज़र में एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक हो गया। तो अब ये रिकॉर्डिंग मैं रोक रहा हूँ, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो आप जो है मुझसे 1 by 1 कर सकते हैं, ठीक है जी।